नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन और 43BH पे कई सारी वीडियो बना चुका हूं जो बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके और प्रैक्टिकल बेसिस पे डाली है मैंने। कंट्रोवर्शियल तो है क्योंकि मेरा जो ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन मैंने प्रॉपर लीगल तरीके से बताया है कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। आज मैं आपको 8 ट्रांजैक्शन बताऊँगा जिनके ऊपर 43BH नहीं लगता। पहला, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 23 के यानी कि पिछली बार के। ये जो प्रोविजन आया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 से आया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 23 से जो परचेज करेंगे और 31 मार्च 2024 को जो परचेज करेंगे उन पे अप्लाई होगा ये। यानी कि पीछे का आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते तो वो आपकी इनकम में एड बैक नहीं होगा। लेकिन मेरी वीडियो सिंपल तो होती नहीं है, ये होता आपको पता हो। क्वेश्चन क्या है, मेजर बात क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का क्रेडिटर खड़ा होता है 31 मार्च 23 को, आपने 1 करोड़ की और कर ली इससे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, आपने 1 करोड़ की पेमेंट कर दी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही। अब आप कहेंगे कि ये 1 करोड़ की जो पेमेंट करी है ये तो डिसला होगा नहीं क्योंकि 31 मार्च 23 को खड़ा था, ये मैंने ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर करी है 23-24 में, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 करोड़ की जो पेमेंट है ना ये वाली कर दी है जी, मैंने ये नहीं करी है क्योंकि डिसलाउ तो होगा नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब इसमें 3-4 कैटेगरी लगते हैं। क्या आप बाकी भी सब में ऐसे करते हो? क्या आपके कोई ऐसे टर्म भी हैं? क्या आप फीफो मेथड यूज नहीं करते? फीफो मतलब जो पहला बिल आया है हमेशा पेमेंट पहले उसकी मानी जाएगी। तो अगर आप ऐसा जुगाड़ समझें तो ये चलेगा नहीं। यही माना जाएगा कि आपने जो 1 करोड़ की पेमेंट करी है ये 31 मार्च 23 की थी, आपने 1 करोड़ के जो क्रेडिटर खड़े हुए हैं वो ये वाले हैं और आपकी डिसअलाउंस बन जाएगी। आप इससे बचेंगे। इसलिए कहता हूँ मेरे चैनल जो प्रैक्टिकली है, एक कोई मुझे भेज रहा था वीडियो, किसी ने भेजी, बता रहा था कि सर देखो ऐसा कर लेंगे हम, गलत है। उस वीडियो के अंदर बहुत सारी वीडियो बन रही है जो गूगल से पढ़ पढ़ के बनाई जा रही हैं। लोगों को प्रैक्टिकली नहीं पता, वो एक्ट नहीं पढ़ते। किसी ने MSME एक्ट ही नहीं पढ़ा, सब इनकम टैक्स एक्ट पढ़े जा रहे हैं। भैया MSMED एक्ट पढ़ो तब पता चलेगा क्या सिस्टम होता है। फीफो लगेगा, फॉलो नहीं होगा। फिक्स एसेट्स पे नहीं लगेगा 43BH, यानी कि आपने किसी माइक्रो स्मॉल से मशीनरी खरीदी, फिक्स एसेट खरीदी जो आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। क्वेश्चन ये है क्या डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ नहीं होगा उसके ऊपर? मैंने किसी से 1 करोड़ की फिक्स एसेट खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 15 लाख रुपए लग गया, हाइपोथेटिकली ले लेता हूं मैंने उसको पेमेंट नहीं करी, 45 दिन भी पार हो गए एग्रीमेंट के साथ, 1-2 महीने बाद पेमेंट करी, तो क्या ये 15 लाख डिसअलाउ होगा कि नहीं होगा डेप्रिसिएशन? मेरा मानना है डेप्रिसिएशन डिसअलाउ नहीं होगा, यानी कि आपको खर्चा पूरा मिलेगा। अगर आपने कोई फिक्स एसेट ली है माइक्रो स्मॉल से और लेट पेमेंट करते हो तो 43BH इस पे भी नहीं लगेगा। हो सकता है इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए कि डेप्रिसिएशन भी डिडक्शंस है, लेकिन मेरा मानना यह है कि डेप्रिसिएशन डिसअलाउ नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस भी डिसअलाउ नहीं होंगे। पिछली वीडियो में बताया था, जैसे हमारी ऑडिट फीस होती है, मैं 31 मार्च में बुक करूंगा, 31 मार्च 24 में ऑडिट करूंगा, सितंबर में बिल लेस करूंगा, अक्टूबर नवंबर में। वैसे तो हमारी पेमेंट 2-2 साल में आती है, 15-45 दिन तो कभी आज तक नहीं आई है, क्योंकि खर्चा बुक हुआ नहीं है फाइनेंशियल में, है ना। प्रोविजन बुक हुआ है, सर्विस मैंने दी नहीं है। 31 मार्च में जब मैं बुक करूंगा तो प्रोविजन बुक करूंगा, मैंने सर्विस रेंडर नहीं करी है, एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस नहीं हुई है एज पर MSMED एक्ट, तो डिसअलाउंस नहीं बनेगी। आप कोई भी प्रोविजन बुक कर लीजिए और पेमेंट नहीं करते, वो डिसअलाउंस में नहीं आएगी। मीडियम इंटरप्राइज और अदर नहीं आएंगे, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल है, इनकी मीडियम और मीडियम से जो ऊपर हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, ट्रेडर फर्म खोल रहा है अपनी फैमिली के नाम से। बंदे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर से ना लेके ट्रेडर से ले रहे हैं जो महंगा माल है, तो MSME क्या हो गए, आउट हो गए। आया था फायदे के लिए और MSME आउट हो गए। परचेज करी मैंने सेम फाइनेंशियल ईयर में और सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेमेंट भी कर दी, अलाउ है। यानी कि मैंने 15 अगस्त को कोई परचेज करी 1 करोड़ की और मैंने 31 मार्च को पेमेंट कर दी पूरी, तो आपकी सेम लेट है, 15 दिन 45 दिन से लेट है, लेकिन सेम फाइनेंशियल में पेमेंट तो हो गई ना। तो जब भी पेमेंट होनी है खर्चा मिलना है, तो मैंने 31 मार्च 24 को पे कर दिया है तो मुझे खर्चा मिल जाएगा। हाँ, 3 गुना इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एज पर MSMED एक्ट, वो अलग है। पहले भी था प्रोविजन, कोई नहीं पे करता। प्रोप्राइटर ट्रेडर्स कवर नहीं है, इसमें मैं सिंगल आदमी हूं जो मैं कह रहा हूं कि हाँ ट्रेडर्स भी कवर हैं MSME के अंदर, 43BH में डिस्काउंट होगा।
यानी कि जब ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हो तो वो भी डिसअलाउंस में आएगी अदर देन प्रोप्राइटर ट्रेडर। हालांकि कंट्रोवर्शियल इशू है ये, कई लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, देखते हैं क्या आएगा। मेरे अपनी बात पे भी कायम हूँ। माइक्रो और स्मॉल नॉट रजिस्टर्ड एमएसएमई, ये मैंने पॉइंट ले तो लिया है। लोग कह रहे हैं सिर्फ वही होंगे जो माइक्रो और स्मॉल में जिसने उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। मेरी ओपिनियन इससे बिल्कुल अलग है। माइक्रो स्मॉल में सभी आएंगे, चाहे उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया हो या ना लिया हो। यानी कि मैं अगर डेफिनेशन में आता हूं माइक्रो की, मेरी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर डेफिनेशन में आ रही है तो मैं माइक्रो हूं। मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सारे क्रिएटर्स हो गए इसमें जो भी माइक्रो और स्मॉल होंगे। ये भी कंट्रोवर्शियल है, देखते इस पर क्या आता है। मेरा मानना यह है कि सारे क्रिएटर्स आएंगे। ट्रस्ट 43BH पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर आप पढ़ोगे 43BH, एच में लिखा हुआ है इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28, यानी कि बिजनेस इनकम। तो जिसकी बिजनेस इनकम है 43BH उसी पे लगेगा। अगर ट्रस्ट की कोई बिजनेस इनकम है, बिजनेस कर सकती है ट्रस्ट, ऐसी बात तो नहीं है। उसका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव के लिए वो कोई बिजनेस भी करती हो, तो बिजनेस में जो क्रिएटर होंगे उस पर ये अप्लाई होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सजेशन है, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप हेल्दी डिस्कशन जरूर करें कि भाई आप मेरी बातों से सहमत हैं भी या नहीं। मुझे पता करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हॉट टॉपिक है। मैं चाहूँगा आप इसे अपने सीए को, एडवोकेट को या एडवोकेट आर्टिकल को सब जगह शेयर करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि किन किन ट्रांजेक्शन में नहीं लगना। आने वाले टाइम पर इनकम टैक्स ऑफिसर सबसे पहले आपकी क्रिएटर की लिस्ट मंगवाएगा, एजिंग मंगवाएगा। कंपनी में तो जाती भी है, एजिंग जाती है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, सब कुछ, तो ये दिक्कत आने वाली है। तो जरूरी यही है कि आप अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखें। मिलूंगा जल्द वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।